हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए। विज्ञान से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, साहित्य से संबंधित या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में विज्ञान से संबंधित, संस्कृति से संबंधित और साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, तो ये सही नहीं है कि भाषा शिक्षण का ये एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र शब्द जहां आप देख लें तो आप ये समझ जाएं कि ये नेगेटिव और इशारा कर रहा है। और पेडागोजी में इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो एकमात्र शब्द जहां आ जाए मतलब कि सिर्फ वही चीज़ कर सकते हैं, अदर और कोई भी चीज़ नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन 1 जो है वो सही नहीं है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये बात भी गलत है कि ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देती है, तो ये बात भी गलत है कि ये भाषा शिक्षण को दिशा नहीं देती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकलन। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, तो ये बात गलत है कि आकलन सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, बल्कि आकलन से हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं और उन कमियों को हमें कैसे फुलफिल करना है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या ऑप्शन नंबर 3 पाठ समाप्ति पर ही किया जाना चाहिए। तो ये बात भी गलत है कि आकलन को पाठ समाप्ति पर ही करना चाहिए, हम बीच बीच में भी आकलन कर सकते हैं। मूलतः शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है कि शिक्षक केंद्रित नहीं, हमेशा आकलन बाल केंद्रित होना चाहिए और बच्चों को हमेशा सेंटर में रखा जाना है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि आकलन के माध्यम से ही हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे की क्या कमियां हैं, या फिर उनको अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या चीज़ उन्हें नहीं समझ में आया, हमें किस तरीके से अपने पढ़ाने की जो शैली है उसमें परिवर्तन लाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आकलन से ही संभव हो पाती हैं, और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ये अभिन्न अंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है निदानात्मक परीक्षण, सैद्धांतिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या पाठ्य पुस्तक परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि निदानात्मक कारण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक कारण होता है, क्योंकि निदानात्मक कारण का परीक्षण का मतलब क्या होता है कि कारण का पता लगाना। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम पहले उसके कारण का पता लगाते हैं कि किस कारण से आखिर ये समस्या उत्पन्न हुई है, और जब तक हम कारण का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उपचार नहीं कर पाएंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार होता है वो निदानात्मक परीक्षण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तो ये ऑप्शन गलत है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, या ऑप्शन नंबर 3 बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि बच्चे बंधे बंधाए ही जवाब दें, यानी कि जो उनको कहा गया है वो वही उत्तर दें, अपना विचार अपना थॉट वो ना दें। तो ये ऑप्शन भी गलत है। संस्कृति निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, में ही, ये जो वर्ड है ये भी नेगेटिव और इशारा करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है कि संस्कृति निष्ठ भाषा में ही जवाब दें।
तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। अगर बालों को कहा गया है कि आप ये बताएं कि जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो टीचर ने उन्हें बताया कि वर्षा को पानी को हम एकत्रित करके भी जल को संरक्षित कर सकते हैं, या जल को हम वेस्ट यूज ना करें, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करें, तो भी हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, एक टीचर ने बच्चों को बता दी, लेकिन बच्चा जो है वो अपना थॉट क्या देता है कि और किन तरीकों का उपयोग करके वो जल को संरक्षित कर सकता है ना, और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपने जो सवाल है वो अपना भी थॉट दे सकता है, अपना भी विचार व्यक्त कर सकता है। तो बंधे बंधे जवाब ना दें, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। नाटक में भाग लेना, नाटक देखना, नाटक पढ़ना या नाटक सुनना। तो मौखिक अभिव्यक्ति में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति में नाटक में भाग लेना, इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नाटक में जब बच्चे भाग लेते हैं तो वो अपना अपना किरदार निभाते हैं, अपने उनको जो बोलने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो किरदार निभाए हैं उनको जो बोलना है वो अपना बोलते हैं, सब अपना अपना बोलते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। नाटक सिर्फ देखने से नहीं, या नाटक सुनने से नहीं, या नाटक पढ़ने से नहीं, बल्कि नाटक में भाग लेने से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, अनावश्यक सामग्री है, साधक है या बाधक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि श्यामपट्ट जो होता है वो हिंदी भाषा सीखने में एक साधक होता है। साधक का मतलब क्या होता है, साधक मतलब कि जो साधन होते हैं, जिन साधन का उपयोग करके हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको हम साधन कहते हैं। लेकिन साध्य क्या होता है, साध्य क्या होता है, तो साध्य उसे कहा जाता है जो हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा लक्ष्य है कि हमें सीटेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं या अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वो आपका साधक हो गया। तो साधक और साध्य में ये अंतर होता है, तो इन बात को भी आप याद रखें। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आइए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। जहाँ केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है कि केवल पुस्तकों के द्वारा। जरूरी नहीं है कि बच्चे केवल पुस्तकों के द्वारा ही भाषा सीखते हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों से या समाज में जाकर भी तो भाषा को सीखते हैं। तो केवल शब्द जहाँ आ जाए तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये नेगेटिव और इशारा करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पेडागोजी में हमेशा ध्यान रखें कि पेडागोजी में क्या होता है कि मीनिंग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। भाषा को आप क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज को अगर आप समझ गए हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर को सही कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, या ऑप्शन नंबर 3, जहाँ मात्र मातृभाषा सीखने की ही स्वतंत्रता हो। तो मात्र शब्द भी जहाँ आ जाए ये भी नेगेटिव और इशारा करता है कि मात्र मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, तो ये भी ऑप्शन गलत है। या केवल विद्यालयों में, केवल विद्यालय ही नहीं, हम परिवार के माध्यम से भी तो भाषा सीखने में हम लोग को मदद मिलता है। तो केवल जो है वो सही नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। जहाँ बच्चों को भाषा सीखने की स्वतंत्रता होती है, वहाँ बच्चे को भाषा सीखने में के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है कि ये
भाषा आकलन के बस तरीके मात्र हैं। मात्र शब्द भी जो होता है वो नेगेटिव और इशारा करता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, या ऑप्शन 3 केवल शिक्षण पद्धति है। तो ये भी गलत है कि केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्य गतिविधियां हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जहाँ केवल आ गया वो वैसे भी गलत है, आप जानते ही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सभी छात्रों को सजा देंगे? ऐसा थोड़ी है कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो हम बच्चों को मार पीट दें। अगर कमी है तो अपने अंदर सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे अगर कुछ चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं तो हम उनको सजा देंगे, क्लास से बाहर निकाल देना। वैसे भी अब बच्चों को सजा नहीं देना है। अगर कुछ गलती होती है तो टीचर को अपने में सुधार करना है। बच्चों को किसी भी तरह का मार पीट या सजा का प्रयोग उन पर नहीं करना है, ये गलत है। और पढ़ाना छोड़ देंगे तो ये भी सही नहीं है कि अगर बच्चे क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम पढ़ाना ही छोड़ दें कि नहीं नहीं बाबा अब हमसे नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने पढ़ाने के जो तरीका है उसको परिवर्तन करेंगे। हम कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य टीचिंग मटेरियल का भी यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। अगर छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना करेंगे। तो ये भी गलत है कि अपना क्लास को नहीं बदलवाना है, बल्कि हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। अगर हमें कुछ कमी है तो उन्हें हमें फुलफिल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है कि बहुत सारे पाठ्य पुस्तक होने से बच्चे में क्या है कि उनमें समझ जो है वो सहज रूप से विकसित होगी। बहुत ज़्यादा पाठ्य पुस्तक होगा तो बच्चे जो ऊब जाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को गृह कार्य में लेखनी संबंधी कार्य ही देना। तो ये भी गलत है कि बच्चों को हम सिर्फ लिखने के लिए ही दे दें कि आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं। इससे क्या होगा, बच्चे ऊब जाएंगे। बच्चों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी चीज़ें देना चाहिए। कभी उन्हें कुछ एक्टिविटी के माध्यम से भी कुछ बनाने के लिए देना चाहिए, या कभी अन्य तरीकों का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक ही चीज़ को लगातार नहीं करना है, इससे बच्चे ऊब जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिक अवसर देना। तो ये भी ऑप्शन गलत है कि बच्चों को श्याम पट पर देख करके बस हम खाली उनको बोल दें कि आप इनको लिखते जाइए। तो इससे भी क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो ऊब जाएंगे, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे में भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाए। इसके लिए हमें इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर और बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने का बच्चा को जितना अधिक से अधिक अवसर मिलेगा उतना ही उनमें भाषा का सहज विकास होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इस बात पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम इतना बकाहट में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि कभी कभी हम जानते बूझते भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। तो ये बात भी सही है कि बच्चे जिस स्तर के हैं उसी के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। बच्चों के स्तर से ना तो अधिक ज़्यादा नीचे होना चाहिए और ना ही ज़्यादा अधिक ऊपर होना चाहिए। बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जानी चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि
व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जानी चाहिए। छात्रों को नियम एवं परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से रोचक बनाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री को काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। जब बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो इससे वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखते हैं और इनसे सीखने में उनको काफ़ी मदद मिलता है, तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चों को किसी प्रकार से रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। बच्चों को हमेशा समझ कर चीज़ों को पढ़ाना है, कि वो चीज़ों को समझें कि आखिर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इन सारी चीज़ों को वो समझें, जानें, अपनी कल्पनाशीलता का, अपनी कौशलता को वो विकसित करें, ना कि उनको रटने पर जोर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सृजनात्मकता का विकास, तो ये बात सही है कि कहानी कथन से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। भाषा के लिखित रूप से परिचय, या ऑप्शन नंबर 3 शब्द भंडार का विकास, तो ये ऑप्शन भी सही है कि बच्चों में कहानी कथन से शब्द भंडार का विकास होता है। या ऑप्शन नंबर 4 कल्पनाशीलता का विकास, कहानी कथन से बच्चों में कल्पनाशीलता का भी विकास होता है, बच्चे चीज़ों को कल्पना करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि कहानी कथन के उद्देश्यों में भाषा के लिखित रूप से परिचय इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिले, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जहां बच्चों को अधिक से अधिक अपनी बात को कहने का और सुनने का जहां अवसर मिलता है, उस जगह पर वो चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से सीखते हैं और वैसी कक्षा को काफ़ी अच्छा माना जाता है जिसमें कि बच्चे एक्टिव रहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, तो इसमें बच्चा क्या है, बच्चा तो पैसिव हो गया, लेकिन टीचर जो एक्टिव हैं, तो ये सही नहीं है। जहां भाषागत शुद्धता पर अधिक बल दी हो, तो ये भी सही नहीं है कि सिर्फ भाषागत शुद्धता पर ही बल दिया जाए, बच्चा समझे या ना समझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शुद्धता पर ही ध्यान दिया जाए। दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों, तो ये भी करेक्ट नहीं है। लेकिन जहाँ बच्चा को कहने और सुनने का अधिक अवसर मिल रहा है, यहाँ क्या है कि बच्चा जो है वहाँ एक्टिव है, और जिस ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हों वो ऑप्शन जो होगा वो हमेशा सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ापन का, या भाषा अर्जन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। क्योंकि सुमन जो है बच्चों की प्राथमिक भाषा क्या होती है, प्राथमिक भाषा जो होती है वो बच्चे अपने परिवार से ही सीखते हैं ना, परिवार में ही रहकर ही बच्चे अपनी प्राथमिक भाषा को सीखते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे का विकास परिवार में ही होता है, तो परिवार में ही जो सुमन है उन्होंने क्या किया कि गुजराती भाषा को वो सीखी, क्योंकि परिवार में गुजराती भाषा का प्रयोग होता है, तो उसको वो बोलने भी सीख गई और वो उसको समझ भी लेती है, लेकिन वो विद्यालय नहीं गई है। तो यह उदाहरण है भाषा अर्जन का। अब आइए, तो आज हमने कुछ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके बार बार देखें, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझाने का, एक एक पॉइंट को समझाने का पूरा कोशिश किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।